बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम में कहानी कुर्सी की। हमारे साथ मेहमान सारे बने हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। आइए अब कुछ बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत की बात की। उनको बोलना था यूएन जनरल असेंबली में, और बहुत दुनिया देख रही थी कि ट्रंप यहां से क्या बोलेंगे। तो लेकिन ट्रंप साहब ने किया वही जो उनको करना था, वहां से भी भारत का नाम ले दिया, चीन का भी साथ में नाम लिया और हम पर आरोप लगाया कि हम युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, जो रूस ने युद्ध छेड़ रखा है। यूएन जनरल असेंबली में संबोधन में ट्रंप ने कहा कि दोनों पड़ोसी देश रूस से तेल खरीदना जारी रखकर रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए फंड कर रहे हैं। ट्रंप ने नेटो देशों को भी रूस से एनर्जी खरीदने को लेकर सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा मैं बड़ा हैरान हूं कि चलिए ये चीन और भारत, हम पर तो आरोप पहले से लगा रखा है, तभी हम पर ये 25% की पेनल्टी भी लगी हुई है कि ये तेल खरीदते हैं, ये फंडिंग करते हैं, तो इसमें नया कुछ नहीं था। और अब भारत में किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। ऑनेस्टली बात तो ये है, क्योंकि भारत सरकार तो कोई नोटिस लेती नहीं। कल मैं देखा था राजनाथ जी जो मोरक्को में गए थे, तो वहां उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, उनसे वहां बात हुई थी कि भाई भारत जवाब क्यों नहीं देता, बोल करके भारत का विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो समझदार लोग होते हैं वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, भारत हर बात पर इसलिए रिएक्ट नहीं करता। तो ट्रंप बोलते रहे, कोई उसमें कुछ बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा आश्चर्य मुझे यह है कि यूरोप के देश भी खरीद रहे हैं रूस से, तो तुम चाहते हो कि मैं रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाऊं और तुम तेल खरीदते रहो, तो ये तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने भारत चीन के साथ साथ यूरोप की भी बात की, आपको सुनाता हूं। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. अब ट्रंप ने फिर इसके बाद जो दूसरा, वो तो व्हाइट हाउस पहले ही बता चुका था कि ट्रंप साहब ने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई हैं और वो इसके बारे में भी बात करेंगे, तो ये उन्होंने किया भी। अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल प्राइज का जिक्र किया और कहा कि लोग कहते हैं कि मुझे 7 जंगें रुकवाने के लिए नोबेल का जैसा पुरस्कार जो है मिलना चाहिए, लेकिन मेरे लिए असली पुरस्कार ये है कि लाखों लोग अब हिंसक युद्धों में मारे नहीं जा रहे हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार जीतना नहीं, जीवन बचाना है। अब यहां आप समझिए, ये ट्रंप साहब की हताशा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब ये नोबेल के लिए मैं कितना अपने आप को बोलूं, कितना मैं बात बढ़ाऊं। भाई भारत जैसा देश भी मुझे नॉमिनेट कर दे तो बात समझ में आती है, तब तो कुछ वजन भी आएगा उस बात में। और हमसे तो नाराज भी इसीलिए है ना कि हमने नहीं किया, पाकिस्तान ने झट से कर दिया था इनको नॉमिनेट। तो अब वो पहले ये कहते थे कि नोबेल मुझे मिलना ही चाहिए, अब वो कहते हैं ना मिले तो कोई बात नहीं। तो अब वो दूसरी लाइन पर आ गए, लेकिन हां क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने यूएन का मंच भी छोड़ा नहीं। Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. But for me, the real prize will be the sons and daughters who live to grow up with their mothers and fathers, because millions of people are no longer being killed in endless and unglorious wars. What I care about is not winning prizes, it's saving lives. We saved millions and millions of lives with the 7 wars. And we have others that we're working on and inject the faith. अब ट्रंप साहब ने कितनी जंगें रुकवाई, कितनी वो नहीं रुकवा पाए, ये तो अलग बात है। लेकिन ये कि नोबेल उनको मिल जाता तो शायद वो इतिहास में उनका नाम वो दर्ज हो जाता। और खासकर जब ओबामा को नोबेल मिला हुआ है तो वे चाहते हैं कम से कम मैं वहां तो पहुंचूं, मेरी उतनी तो चर्चा होनी चाहिए दुनिया के अंदर। लेकिन ऐसा जो है वो होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो यूएन के मंच से भी राहुल जी भारत की बात, भारत फंड कर रहा है लड़ाई को। एक बार मोदी जी बोल दें बस कि हाँ दिया। बात अजीब बात है, उन्होंने जिस मंच से वो बात कर रहे थे, उन्होंने यूएन की कितनी छीछा लीदर की है, ये आप सोचिए। यूएन को उन्होंने ऐसी संस्था बताया है कि जिससे कुछ नहीं हो सकता है। वो एक चिट्ठी लिखने लायक हैं बस, कि जिसमें सख्त, हाँ उन्होंने बड़ी सख्त चिट्ठियां लिखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। फिर उन्होंने दूसरा अपने नेटो देशों के लिए क्या कहा, वो आप देखो। उनको कहा कि योर कंट्रीज आर गोइंग टू हेल। अच्छा, योर कंट्रीज आर गोइंग टू हेल, ये उनके शब्द हैं कि आप जिस तरह से इमिग्रेंट्स को आने दे रहे हैं, आपकी जो देश हैं वो जाएंगे, बेसिकली भाड़ में जा रहे हो तुम। तो अब आप क्या, ऐसे व्यक्ति से आप क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं?
आप बार बार ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये जंगें रुकवा दी। आपने जंग रुकवा दी रशिया वाली, आप आए थे तो आपने कहा था मैं 10 उसके लिए दिन तो में देखिए रुकवा उन्होंने दूंगा। खुल के ये किया, वो मान रहे हैं इस रुकवा बात को दी। कि मैं कह मुझे रहा था ना। उन्होंने बोला ना कि ये मुझे लगा था कि मैं ये जंग बहुत जल्दी रुकवा दूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि पुतिन अरे अड़ गए। इजराइल वाली रुकवा लो, उसकी उसको बात तो ही नहीं फंड करते हो, उसकी उसको बात तो ही सारा नहीं कुछ करते। करते हैं। इजराइल वाला तो उसकी बात ही नहीं करते। नहीं अब सर वहां दो मामले हैं, या तो नेतन्याहू इनके हाथ में है नहीं, या आप पर्दे के पीछे से साथ में हो और सामने बोलते बिना हो। अमेरिका बात के ज्यादा सही है। नेतन्याहू कर सकते हैं क्या ये सब? दूसरी बात ज्यादा सही है आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ बिना अमेरिका के क्या इजराइल ये सब कर सकता है? आप यूएन के पूरे फोरम पे उसको तो मोटी बात यह कि मैं ये पूछ, जो भूमिका ट्रंप चाहते हैं कि मैं चौधरी मैं बनूं या सरपंच मैं हूं, मेरी बात सब लोग माने और मैं झगड़े वगड़े सबके सॉल्व करा लूं, क्या वो पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं ट्रंप आपको जब से आए हैं? देखिए, ट्रम्प ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है खो दी है। खो दी। जो अमेरिकी राष्ट्रपति की एक साख होती थी कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ बोलता था तो लोग सोचते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है। अब ट्रम्प एक तो पहली बात सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, इससे कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, वो जिस तरह भारत वाले मसले पर शायद 40 से 50 बार मतलब कह चुके हैं, उस बात को रिपीट करते रहते हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए ऐसा लग रहा है जैसे वो मान चुके हैं नोबेल उनको मिलना नहीं, तो उनका मेरे लिए नोबेल कोई महत्व नहीं है। और वो बच्चों की मुस्कान हमारे लिए ज्यादा महत्व है। तो भाई वो गाजा में भी बच्चे मर रहे हैं, उनकी भी बात कर लो। बिल्कुल ठीक। उसमें तो आप जो है कोई एक शब्द नहीं बोल रहे। लड़ाई वहां भी हो रही, लड़ाई वहां भी हो रही है। और आप रूस और यूक्रेन के बहाने कभी नाटो को डांट रहे हो, यूरोप के देशों को, कभी भारत पर कसने की कोशिश कर रहे हो, कभी चीन पे बोल रहे हो। कर क्या रहे हो आप? कोई उनकी दिशा, मतलब मुझे तो लगता नहीं कोई दिशा उनकी सर तय वैसे है। इसके यूएनजीए साइडलाइंस में इनकी बहुत सारे मुस्लिम देशों के राष्ट्रज्ञों से मुलाकात होनी है और खबर आज ये छपी थी कि वो गाजा पर ही होनी है, कि गाजा का क्या किया जाए, फ्यूचर क्या है, उस पर ये कई अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज से मिल रहे हैं यूएन की साइडलाइंस में। नहीं, अगर मिलते हैं और कोई रास्ता निकलता तो अच्छी बात है, निकले। लेकिन कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा, और उसमें भी करेंगे क्या? पहले तो इन्होंने कहा नहीं था हम गाजा को खरीद लेंगे। भाई खबर तो ये भी आती है ना कि गाजा को खाली करा के इजराइल और वहां ट्रम्प टावर बनवाएगा। अब इंटरनेशनल उसमें जो है सोशल मीडिया में इस तरह खबरें भी चलती हैं। तो आप सवाल ये है कि आप उसको जो है कितना गंभीर होगा उस लड़ाई को रुकवाने के लिए। और यूक्रेन वाले मामले में भी ठीक है, जेलेंस्की इनकी नहीं मान रहे, पुतिन तो आपने कहा कि क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है ट्रंप की अब, लेकिन ट्रंप के साथ कुछ ऐसा और हो गया जो भाई अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तो नहीं होना चाहिए। कम से कम अपना देश, यूनाइटेड नेशंस का मंच, और वहां क्या हुआ उनके साथ? यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को उन्होंने संबोधित तो किया, लेकिन भाषण शुरू होती है गड़बड़ हो गई। उनके टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया जिसमें सामने भाषण वो आ रहा था। तो ट्रंप ने कहा कि जिसने इस टेलीप्रॉम्प्टर को खराब किया है अब उसकी खैर नहीं। राष्ट्रपति का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए यूएन के मंच पर, पूरी दुनिया देख रही है। चलिए इतना भी होता तो ठीक था। अभी देख रहे हैं आप तस्वीर में सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं, एस्केलेटर भी खराब हो गया। ये और इनकी वाइफ मिलेनिया थे, गिरते गिरते बचे। 80 साल से ज्यादा की उम्र है। जब ये अपनी वाइफ के साथ यूएन की बिल्डिंग में दाखिल हुए तो कुछ देर के लिए एस्केलेटर रुक गया। तो उसका भी जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो और उनकी वाइफ इतने फिट हैं इसलिए वो बच गए, लेकिन जिसने भी ये एस्केलेटर लगाए हैं और जो टेलीप्रॉम्प्टर का ऑपरेटर है उनको मुझे ठीक करना पड़ेगा। फिर उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र से उन्हें बस 2 ही चीजें मिली हैं, एक खराब एस्केलेटर जो बीच में रुक जाता है और एक टेलीप्रॉम्प्टर जो काम नहीं करता। सौरभ, पर एक मजेदार बात है, साथ वाला एस्केलेटर चल रहा था तो इधर से इधर आ जाते। अब पता नहीं उनको दिखा कि नहीं दिखा, लेकिन सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र देशों के संकट में कोई मदद नहीं करता तो फिर उसके होने का असल उद्देश्य क्या है, यह भी उन्होंने सवाल उठाया। सुनाता हूं आपको। And I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. तो ये अजीबोगरीब चीज जो है वो ट्रंप साहब के साथ हो गई। अब मैं आपको एक और वाकया दिखाता हूं जो इसी दौरान हुआ। जब ट्रंप
यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देने के लिए जा रहे थे तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कभी सड़क मार्ग से कहीं जाते हैं तो आसपास का ट्रैफिक रोक दिया जाता है, सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। उसी वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनको भी यूनाइटेड नेशंस से फ्रेंच एम्बेसी लौटना था, लेकिन ट्रंप के लिए सारी सड़कें बंद कर दी गई, ट्रैफिक रोक दिया गया। तो न्यूयॉर्क पुलिस ने प्रेसिडेंट ट्रंप के काफिले को भी रोक दिया। अब वो उसकी तस्वीरें आप देखिए। हाँ, सॉरी, इमैनुअल मैक्रों की गाड़ी रोक दी। अब रोके जाने के बाद फ्रांस का राष्ट्रपति न्यूयॉर्क में फिर गाड़ी से उतरा, सड़क पर खड़े पुलिस वाले के पास गए और उनको बताया, मैं फ्रांस का राष्ट्रपति हूँ और मुझे यहाँ जाना है और मेरी गाड़ी को ज़रा आगे जाने दीजिए। उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वहाँ जो पुलिसकर्मी था उसने कहा कि सॉरी सर, मैं पहचानता हूँ आप कौन है, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दे सकता। और इसके बाद प्रेसिडेंट मैक्रों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन लगाया, सेलफोन आपने उनके हाथ में देखा ना, सेलफोन फोन लगा दिया सीधा। इसी प्रोग्राम में मैंने आपको एक बार खबर बताई थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के वो पर्सनल फोन बहुत यूज करते हैं, मोबाइल फोन, और उसमें गिने चुने राष्ट्राध्यक्षों के नंबर हैं और वो नंबर उन्होंने उनके साथ भी शेयर किए हुए हैं, जिनमें इमैनुअल मैक्रों और नरेंद्र मोदी दोनों हैं। फिर इन्होंने ट्रंप को बताया कि साहब ट्रैफिक बंद हो गया आपके आने की वजह से, मैं फंस गया हूं। अब ये नहीं पता चल पाया कि ट्रंप ने इनको क्या कहा, लेकिन इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति पैदल एम्बेसी की तरफ रवाना हो गए। वहां क्या हो रहा था दिखाता हूं आपको। I'm sorry, I'm the president. I'm really sorry. Just that everything's frozen right now. There's a border queue coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. ये देखिए, अब कोई इन्होंने कोई जबरदस्ती तो नहीं किया होगा, इनके साथ हो गया, लेकिन ये मजेदार वाकये जो है हो जाते हैं बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हो जाते हैं। त्रिपाठी जी, नहीं, हम तो वो वाला लगा जिसे यहाँ नहीं, कोई दिल्ली पुलिस रोक लेती है और कोई फ़ोन पे बात कराता है, कहता जरा बात कर लो चाचा जी से, विधायक जी से तो कुछ उस टाइप का मामला हो गया। लेकिन ये चिंता की बात है, ये मतलब लाइटर नोट पे हास्य के तौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन वो अमेरिका जहाँ इस तरह की बैठक हो रही हो, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हों, वहाँ की पुलिस इतना भी मैनेजमेंट नहीं कर पाएगी कब फ्रेंच प्रेसिडेंट निकलेंगे और कब अमेरिकन प्रेसिडेंट निकलेंगे, इतना भी उनको नहीं समझ है। उनके पास एक ऑल्टरनेटिव रूट तक नहीं, जबकि आमतौर पर जो भी मुझे जो जानकारी है, सबको जो जानकारी है कि जो वीवीआईपी रूट्स होते हैं उसमें कम से कम 2 से 3 रूट होते हैं। आमतौर पे तो पहला रूट ही फेल नहीं होता है, और एक राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ है और उसको फोन करना पड़ जा रहा है। मुझे लगता है ये अमेरिका के कोलैप्स होते सिस्टम के बारे में दिखाता है। आप ये ज्यादा पढ़ लिया आपने, नहीं, बहुत सीरियस मैं कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है। क्योंकि आप अगर इस वक्त ये जरा आप कल्पना करके देखिए ना, किसी भी आप जरा सोच के देखिए। चलिए मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो तुरंत रखता हूं। भारत मंडपम में G20 की मीटिंग हो रही थी, और जरा सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री के काफिले की वजह से किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे वेट करना पड़ता या वो ऐसे फोन कर देता। हम लोग क्या करते उस वक्त? हम ही लोग, भारत का टीवी चैनल ये कहता कि अरे ये क्या हो गया, कौन जिम्मेदार है, कौन सा अधिकारी है, हो सकता है पीएमओ से उसकी सफाई भी आती, दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्रवाई हो जाती, कमिश्नर सस्पेंड हो जाता। ये समझना पड़ेगा ना कि जैसे यहाँ सारा कार्यक्रम भारत सरकार का है, तो भारत की दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या दिल्ली पुलिस सब मैनेज करेगी। वहां कौन करता है वो, ये पता नहीं। यूएन का, मैं ये कह रहा हूँ, क्या यूएन का अपना अलग कोई ऐसा डिप्लोमेटिक विंग होता है? न्यूयॉर्क पुलिस ही करेगी। जो अंडर में है, वो यूएन के अंदर जो है, यूएन की अपनी सिक्योरिटी है, शेड्यूल बदल दिया, लेकिन सड़क पर न्यूयॉर्क पुलिस करेगी। मैक्रोन ने अपना शेड्यूल बदला, ये शेड्यूल चेंज कर लिया। यूएनजीए में उनका भाषण था, भाषण के बाद वो तुरंत आराम करने एम्बेसी को जा रहे थे, जबकि उनका 15 मिनट बाद निकलने का प्रोग्राम एनीवे देखिए, ये तो जो हुआ, आप त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये बताता है कि आप कितनी तैयार हैं या कितने गंभीर हैं। पुलिस को ऐसे किसी भी वीवीआईपी की सिक्योरिटी की जानकारी 1-1 मिनट की होती है। मेरा प्रश्न दूसरा है, वो ये कि जिस तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी होने लगी है, कोई किसी ने मैक्रों की टीम से वो वीडियो बनाया ना, पुलिस वाले से बात करते हुए, ट्रंप से फोन पे बात करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर उसको रिलीज किया। ट्रंप सारी डिप्लोमेसी मीडिया के सामने, कैमरों के सामने करते हैं। राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर बेइज्जत वो कैमरे पर करते हैं। G20 में जाते हैं तो वहां लोग मजाक उड़ाते हैं ट्रंप का, उसकी वो उसके भी वीडियो बनते हैं और रिलीज भी होते हैं। कोई आंख मार रहा है कनाडा का
प्राइम मिनिस्टर ट्रंप बगल में बोल रहा है और वो आंख मार रहा है कि देखो क्या कह रहा है ये। तो ये डिप्लोमेसी एक बड़ी गंभीर कला थी, उसका तमाशा बना दिया गया है। ये पूरा विश्व जो है वो बदल रहा है, तो इसमें अब नेता भी बदल रहे हैं। अब ट्रंप जैसा नेता कब आपने देखा है था? ये डिप्लोमेसी कौन सा आपने राष्ट्रपति जो है अमेरिका का ऐसा देखा है जो इस तरह से बिहेव करता है? तो ट्रंप का जो इफेक्ट है वो बहुत बड़ा है, और ना केवल हर चीज बड़ी वॉलेटाइल हो गई है, ना केवल मतलब मैं ये बोलूं डिप्लोमेसी में है, बल्कि हर चीज पे है, इकोनॉमी पे, बाकी सब चीजों पे ट्रंप इफेक्ट आ रहा है। एक खबर आपको और इंटरेस्टिंग खबर देता हूं समीर जी, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। यही संयुक्त राष्ट्र महासभा में सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी स्पीच दी। किसी ने हिंदी, किसी ने अपनी भाषा में दी, किसी ने अरेबिक में, किसी ने किसी और स्पेनिश में, किसी ने अंग्रेजी में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वहां पर आए और अपनी स्पीच खत्म करने के बाद उन्होंने कहा ओम शांति। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश, और वहां के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो। फिलिस्तीन के समर्थन में स्पीच दे रहे थे, 2 स्टेट्स थ्योरी का समर्थन कर रहे थे। जब उनका भाषण लेकिन खत्म हुआ तो सब चौंक गए। उन्होंने कहा ओम शांति ओम। Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. और वो भी बाकायदा हाथ जोड़ के ओम शांति 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 ओम। समीर जी भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से यूएनजीसी के असेंबली में इस तरीके से ओम शांति ओम का जिक्र करना, वो भी इंडोनेशिया के जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री है, तो ओम का जो चमत्कार है, ओम का जो असर है और ओम का जो अनुभूति लोगों को होती है, उन्हें भी अनुभूति हुई होगी ओम की, इसलिए उन्होंने आज इस तरीके से सार्वजनिक मंच पर जिक्र किया और बताया कि ओम शांति ओम से कितनी शांति और मिलती है, सद्भावना वाला मंत्र है। दूसरा एक ट्रंप के बारे में जिक्र करना था कि ट्रंप के आप बयान को आप लगातार देखिए। कल उन्होंने बयान दे दिया कि रशिया कागजी शेर है और यूक्रेन चाहे तो अपनी जमीन उनसे वापस ले सकता है, जबकि अभी 13 अगस्त को जब उनके अलास्का में मीटिंग हुई थी तब उन्होंने कहा था कि भाई यूक्रेन को अपना 20% जमीन छोड़ना पड़ेगी तभी युद्ध रुक सकता है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन और नाटो देश मिलकर रूस को हिसाब चुकता कर सकते हैं। रूस अब लगभग खत्म हो चुका है, कोई अगर बड़ा शक्तिशाली देश होता तो 7 दिन के अंदर यूक्रेन को निपटा देता। कागजी शेर है तो करवा लो जंग खत्म। तो वही कहना है कि अब वो रूस को इस कागजी शेर बता रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि भाई रूस से अगर आपको हिसाब करना है तो आपको जमीन छोड़ना पड़ेगी। तो ये बड़ा मुश्किल है कि ट्रंप क्या बोलेंगे, किसके साथ जाएंगे। और ट्रंप की जो अब स्थिति बन गई है, कोई भी देश उसे गंभीरता से लेता नहीं। उन्हें लगता है कि आज ट्रंप हमें जो कह रहे हैं कल उस बात पर स्थिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ट्रंप का यही व्यवहार मुझे लगता है सभी देशों को हाँ सर, इंडोनेशिया देखिए 90% मुस्लिम आबादी है इंडोनेशिया की, दुनिया की सबसे बड़ा ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहां नाम सब बिल्कुल मैं बोलने वाला था, इनके नाम ऐसा कोई अरबिक नहीं है। सुहार्तो, सुकार्नो, मेघावती सुकार्नो, सारे मुस्लिम है। ये आपके ये युद्धन्यो, ये भी इनका जो नाम है। और इनसे इनकी एयरलाइन का क्या नाम है? गरुणा एयरलाइंस, गरुण। इनके एयरपोर्ट पर भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी आपको। इनके यहाँ इंडोनेशिया में अभी गया हूँ, हम लोग, मैं भी गया हूँ, इतनी मूर्तियां वहाँ आपको बुद्ध की, गणेश की, विष्णु की, राम की आपको मिलेंगी, घरों के बाहर लगी हुई। रामलीला होती है, रामलीला होती है इंडोनेशिया की रामलीला। और मैंने पूछा एक बार तो उनका ये कहना था कि साहब हमारा रिलीजन इस्लाम है, कल्चर हमारा इंडोनेशिया ही है। तो ये बहुत बड़ा सबक है, खासकर उन देशों के लिए जो मतलब इस्लाम का मतलब खाली अरब समझते हैं। और मुझे लगता है बीमारी हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बीमारी है, हमारे पूरे एशिया में है ये। अच्छा, दूसरा त्रिपाठी जी, और ओम शांति ओम दुनिया में मतलब वैसे देखें तो कितने लोग जो हैं राष्ट्राध्यक्ष के लिए, वहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को पता होगा ओम तो शायद पता, ओम शांति शांति ओम का क्या मतलब होता है। उसके बावजूद उनका एक कहना है, इसका मतलब ये इनकी यूसेज में है ये चीज। हाँ, बिल्कुल। देखिए दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक तरह से कहते हैं ना कि वो माइलस्टोन जैसा हो जाता है, वो हिस्ट्री क्रिएट होती है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का ओम शांति 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 ओम कहना, ये भी मैं एक इतिहास की तरह देखता हूँ। हमारे रूट्स, या जिसको हम हिंदू धर्म के रूट्स कहते हैं, तो इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, श्रीलंका तो मान लीजिए कि वो घोषित तौर पर है, नेपाल है, पाकिस्तान बांग्लादेश कट कर गया है, काबुल कंधार जिसको हम कहते हैं, वो सब हमारे इतिहास के हिस्से हैं।
लेकिन एक कालखंड में वो सब टूटता गया और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि भारत के लोग उसको नहीं करते। भारत में सामान्य तौर पर ओम शांति कहना ये किसी भी हिंदू परंपरा परिवार का हिस्सा था। अब आप जरा बोल दीजिए, कोई बोल देगा क्या, बुलवा के दिखवा दीजिए मैं क्या। अरे वो बोल देगा पोंगा पंथी है, नहीं तो हो सकता है ब्राह्मणवादी कह दे, या और कुछ नहीं सूझेगा तो एक सबसे अच्छा होता संघी कह देगा। ये आप जरा सोचिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐतिहासिक है, दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही है, कालखंड बदल रहा है। हम भारत के लोग कब इसको समझेंगे और कितनी गंभीरता समझेंगे, इसको समझने की जरूरत है। आप सब चीजें प्रतीकात्मक तौर पर ही होती हैं, लेकिन आप राम मंदिर देख लीजिए या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारत के धर्म की प्रतिष्ठा है उसको भी इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। व्यवहार में हिंदू धर्म वही वाला है जिसको बार बार हम कहते हैं सनातन शांति वाला। आप नहीं जोड़ दी गई सर, मैं कह रहा हूं एक बार सुनवा में देता हूं। सुनवा दीजिए, इस पर आप बोलिए, सुनवा दीजिए एक बार फिर से आप, बहुत ही अच्छा है सुनने में। Shalom. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. Shalom. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. नमो बुधाया शायद बोला, बुधाया, नमो बुधाया, नमो बुधाया। बौद्ध, बौद्ध भी हैं वहां पे? हाँ बौद्ध है। बहुत, लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन इन्होंने मैं एक चीज जो जोड़ रहा जब था, एक छोटी सी चीज, ओम उसके बाद शांति को आप, जोड़ दूं मैं, चूंकि इन्होंने जब 10 अपनी सेकंड शपथ ली 10 थी ना सेकंड। तो कुरान पे ली थी। अच्छा 10 मैं तो मिनट। इस्लामिक है ना। देखिए, ओम शांति ओम जो है, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। आज भी बच्चे केंद्रीय विद्यालय में जो पढ़ते हैं ना, तो जो प्रार्थना है वो वेद मंत्र की है, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, उसके बाद अंत में आता है ओम शांति ओम। ये हम सब बोलते हैं, तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है ओम शांति ओम। ओम शब्द को कभी भी किसी भी सांप्रदायिक नजरिए से देखा ही नहीं गया दुनिया में। हमारे यहाँ देखा जाता है। नहीं, जो देखते हैं वो संकीर्ण है। मैं तो योग कह रहा को हूं, देखा जाता है यहाँ तो को योग देखा भी जाता हिंदू है। नहीं, यहाँ पर योग मैं तो ओम की बात, हम तो भाई केंद्रीय विद्यालय तो आज से थोड़ी बने हैं। केंद्रीय विद्यालय और बच्चे उसमें पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते थे। उसमें ओम शांति ओम बाकायदा प्रार्थना में था, आज भी है। अस्तोमा सदगमय तमसोमा। नहीं खैर, इन्होंने दिल जीत लिया, इन्होंने जो बात की अच्छी बात है। बस मैं यही बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि उनके कल्चर का कल्चर में है। सर ये तो यही तो बात सबसे बड़ी है समझाने की। आपका धर्म, आपका फेथ अलग है, कल्चर अलग है। और इंडोनेशिया फेथ, मेरा फेथ बदल जाए, मेरा कल्चर कैसे बदल इंडोनेशिया जाएगा? ग्रामीण देखी है, हाँ बाकायदा उनकी कहानी भी बहुत अच्छी है। इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया और या कंबोडिया, ये सारे देशों में रामलीलाएं होती हैं। और अयोध्या में थाईलैंड, अयोध्या में 1985 में जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, तब अयोध्या में रामायण उत्सव किया गया। और ये सारे देशों की नहीं, रामलीलाएं आज भी अयोध्या में अब रामलीलाएं आई थी। टीमें बुलाई जाती हैं रामलीला की, आज भी आती है वहाँ ये पर। उसी दिन शुरू हुआ।